आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, जो टीजीटी, पीजी, टीएलटी ग्रेड हिंदी की लगभग सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या मैथिली शरण गुप्त ने। तो सूरदास जी को जो जीवन उत्सव का कवि कहा गया है, तो वह रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि कहा था। सूरदास जी जो थे एक कृष्ण भक्त थे। सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि रचनाएं की हैं। माना जाता है कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? अज्ञ, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या दिनकर। तो किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मानी जाती हैं? तो वह मुक्तिबोध की कविताएं जो हैं स्वाधीन भारत का इस्पाती जो है दस्तावेज मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह प्रशंसा परक युक्ति किसने लिखी है? तो यह प्रशंसा परक जो युक्ति लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिओद, रामचंद्र शुक्ल या बाल मुकुंद गुप्त। तो तुलसी करके वो कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी व तुलसी की कला। तो यह प्रशंसा परक युक्ति जो लिखने वाले हैं वह अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिओद जो हैं यह प्रशंसा परक युक्ति लिखने वाले माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो यह अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इतना सुन के पाहित पात साहे जी, श्री अकबर साहे जी, आध शेर सोना नहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का जो संबंध है वो किससे माना जाता है? नंबर 1 84 वैष्णव की वार्ता से, चंद छंद वर्णन की महिमा से है, 200 बामन वैष्णव की वार्ता से, आयने अकबरी की भाषा वचनिका से। तो इसका संबंध जो माना जाता है वो चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। चंद छंद की वर्णन की महिमा जो है वो कवि गंग के द्वारा रचित मानी जाती है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वामन वैष्णव की वार्ता जो है गोकुल नाथ के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 से प्रथम शताब्दी तक। तो पाली भाषा की जो समय सीमा मानी जाती है प्रथम प्राकृतक पाली भाषा का समय जो है ईस्वी पूर्व 500 से पहली ईस्वी तक मानी जाती है। किसकी? पाली भाषा का जो समय है वो 500 से पहली ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, वह इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। धर्म, ब्रह्मा, भक्ति या श्रद्धा। तो वह कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो इसमें प्रयुक्त हुआ है वह क्या माना जाता है? धर्म। धर्म जो है वो कर्म के बिना लूला लंगड़ा और ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना वो हृदय विहीन और निष्प्राण रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है। निम्न में से धीरोदत्त नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव या भीमसेन। तो निम्नलिखित में से जो धीरोदत्त नायक माने जाते हैं, भीमसेन जो है वो धीरोदत्त नायक माने जाते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के 4 भेद माने जाते हैं। कितने? भारतीय काव्य शास्त्र में नायक जो हैं वो 4 प्रकार के माने जाते हैं। नंबर 1 धीरोदात्त। तो यह जो है शौक, क्रोध आदि से अविचलित, अत्यंत गंभीर, क्षमावान, आत्म लगासा न करने वाले, अहंकार से शून्य, दृढ़ व्रत होता है। जैसे राम, युधिष्ठिर आदि जो है वो धीरोदात्त नायक माने जाते हैं। नंबर दूसरा होता है धीर ललित नायक। तो यह बड़े कोमल स्वभाव वाले होते हैं, कलाविद होते हैं, सुखान्वेषी होते हैं तथा भोग विलास तथा सुखद ललित क्रीड़ाओं में लगे रहने वाले नायक होता है। तो मतलब ये धीर ललित जो होते हैं वो एक तरीके के प्रेमी नायक माने जाते हैं। जैसे दुष्यंत, अहमशाह, रंगीला आदि है। आगे देखते हैं कि धीर प्रशांत। तो यह शांत स्वभाव वाले होते हैं परंतु क्षेत्रीय नहीं। ऐसा नायक अधिकतर ब्राह्मण वैश्य होता है। नंबर 4 देखते हैं धीरोदात्त। यह मायावी, आत्म प्रशंसा सुनने वाला, प्रचंड स्वभाव, धोखेबाज और चपल अहंकार तथा दर्प से भरा रहता है। जैसे परशुराम, भीम, मेघनाद, रावण इत्यादि जो हैं वो धीरोदत्त नायक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, दक्षिण, सठ या दृष्ट। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक माने जाते हैं? तो वह दक्षिण प्रकार के नायक जो हैं माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रज्जू शब्द का हिंदी में क्या अर्थ माना जाता है? मछली, मेढक,
रस्सी या घोड़ा। तो रज्जू शब्द का जो हिंदी में अर्थ माना जाता है, तो रस्सी जो है वो रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र या इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो भारतीय नारी की समस्या को जो आधार बनाकर जो ग्रंथ लिखा गया है वह श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा ने नारी की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। कबीर सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। तो त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, तो वह जायसी, सूर और तुलसी। किसकी? जायसी, सूर और तुलसी की समीक्षा जो है इसमें प्रस्तुत की गई है। यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित माने जाते हैं। 3 महान कवियों तुलसी, सूरदास, जायसी की समीक्षा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तुलसीदास जो थे रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि माने जाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने तुलसी ग्रंथावली का संपादन किया। उसकी भूमिका में रामचरितमानस के अन्य ग्रंथों की विस्तार पूर्वक उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति चित्रलिपि से, कीला अक्षर लिपि से, अम्राइक लिपि से या ब्राह्मी लिपि से। तो खरोष्ट लिपि की जो उत्पत्ति जो मानी जाती है वह अरमाइक लिपि से जो है खरोष्ट लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? खरोष्ट लिपि की जो उत्पत्ति है वो अम्राइक लिपि से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूल का किसका भेद है। पाली का, प्राकृतक का, अपभ्रंश का या पारसी का। तो चूल का किसका भेद माना जाता है। चूल का जो है वो प्राकृतक का भेद माना जाता है। किसका? चूल का जो है वो एक प्राकृतक का भेद माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्वरद या निबंध काव्य में कौन नहीं है। इसमें से निबंध काव्य कौन सा नहीं है। विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी को पत्र या राम की शक्ति पूजा। तो इसमें से जो निर्वरद या निबंध काव्य नहीं है तो विनय पत्रिका जो है यहाँ पर एक निबंध काव्य नहीं माना जाता है। जबकि प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक निबंध काव्य माना जाता है। शेर सिंह का समर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है भाव और गीतात्मकता की, भावना एवं गीतात्मकता की,
संगीतात्मकता की, प्रगति चित्रण की, उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो प्रगीत काव्य में जो प्रधानता होती है वह संगीतात्मकता की प्रगीत काव्य में जो है प्रधानता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंपू के दो भेद हैं। कैसे हैं? चंपू के जो है वो दो भेद हैं। तो चंपू के दो भेद कौन से माने जाते हैं? तो विरुद्ध और करम्बक जो हैं वो चंपू के दो भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालक्रम की दृष्टि से इसमें से सबसे पुराने कवि कौन से हैं? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या विद्यापति? तो कालक्रम की दृष्टि से इसमें सबसे पहले जो कवि आते हैं वो विद्यापति जी आते हैं। विद्यापति जो है को एक मैथिल कोकिल कहा जाता है। इन्हें अभिनव जयदेव आदि नामों से जाना जाता है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण देखते हैं कि विद्यापति ठाकुर का जन्म जो है वो 1380 में गांव बिपसी में हुआ था। किसमें? विद्यापति ठाकुर का जन्म 1380 गांव बिपसी में हुआ था, मधुबनी बिहार में, तथा निधन 1460 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1380 में और मृत्यु जो है वो 1460 में हुई थी। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में, कहीं कहीं 1601 भी दिया है, इसलिए जन्म तिथि के बारे में कमेंट न करें क्योंकि जन्म तिथि इनकी लगभग कहीं निश्चित नहीं है। कहीं पर कुछ दिखा दिया जाता है और कहीं पर कुछ। तो बिहारी लाल का जन्म जो है 1595 ईस्वी बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। निधन जो है इनका 1663 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी तथा निधन 1573 में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म जो है वो 1532 राजापुर बांदा जिला में माना जाता है। निधन जो है 1623 ईस्वी में हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि जो हैं वो विद्यापति माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय शब्द का अर्थ में सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि रूपकों का वास्या किसे कहा जाता है? रूपकों का वास्या किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या परमानंद दास को? तो जो रूपकों का वास्या कहा जाता है तो वह तुलसीदास जी को रूपकों का वास्या कहा जाता है। तो बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में तुलसीदास को रूपकों का वास्या कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं
फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो या मिर्जा गालिब। तो बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार जो हैं वो आनंदी लाल शर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कामंदनी या नागरी नीरद। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। कविता जो है किस पत्र में छपी थी? तो यह कविता जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका में छपी थी। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट माने जाते थे। हिंदी प्रदीप जो है यह पत्रिका इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित की जाती थी। ब्राह्मण पत्रिका जो है यह कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। और आनंद कामंदनी के जो हैं प्रेमगन इसके संपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, सिवा का अर्थ यहाँ पर क्या है? शिवाजी, शिवजी, शिवाजी, महादेव या बालाजी। तो यहाँ पर जो सिवा का अर्थ माना गया है वो शिवाजी माना गया है। क्या माना गया है? यहाँ पर सिवा का अर्थ जो है वो शिवाजी माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव व मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है और करुणा। तो यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यह पंक्ति जो है कविता क्या है निबंध से ली गई है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञे या गिरजा कुमार माथुर को। तो जो अधैर्य का कवि जो कहा गया है तो वह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो लघु कथा की विशेषता है? तो लघु कथा का ताना बाना किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह आकार में लघु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका आकार प्रकार का, विषय निरूपण का, घटना का चयन या पात्रों की विविधता। तो उपन्यास और कहानी में जो मूल अंतर माना जाता है तो वह विषय निरूपण का मूल अंतर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुकरण सिद्धांत के प्रेरणा हैं। अनुकरण सिद्धांत के प्रेरणा अरस्तु हैं, कॉलरिज हैं, रिचर्ड हैं या वर्डवर्थ हैं। तो अनुकरण सिद्धांत के जो प्रेरणा माने जाते हैं, अरस्तु जो है वो अनुकरण सिद्धांत के प्रेरणा माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो विचार कौतुंब, विचार मणि, विचार वैन या विचार वीथी। तो आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह जो है वो सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था तो वह विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र, हृदय, नाभि चक्र, मूलाधार। तो भ्रमर गुफा के लिए जो दूसरा उपयुक्त नाम माना जाता है वह ब्रह्मरंध्र जो है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन जो है किसका माना जाता है? तो साहित्य जो है मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है, यह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की ब्रास चेष्टा। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो तुलसीदास के ये संबंध में यह जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। किसका? यह कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और निःशुल्क निरंतर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।